नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस विषय और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता के लिए। एक पॉइंट है राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत व आधुनिक उपागम। इसका डिटेल से हम देखेंगे। कुछ पॉइंट हम लेंगे ओम प्रकाश गाबा वाली बुक में से, कुछ अलग बुक है, तो दोनों बुकों में से मिलाकर उसका सार मैं आज आपको इस पॉइंट के अंदर बताना चाहूँगा। तो देखते हैं कि परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण, राजनीति का परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। सबसे पहले ओम प्रकाश गाबा की बुक में दे रखा है कि उपागम क्या है, दृष्टिकोण क्या है, इसको समझा रखा है। एक विद्वान है वर्नन वान डाइक। वर्नन वान डाइक ने अपनी बुक, कौन सी बुक, पॉलिटिकल साइंस ए फिलोसॉफिकल एनालिसिस, इसका हिंदी में अर्थ है राजनीतिक विज्ञान का दार्शनिक विश्लेषण। राजनीतिक विज्ञान का दार्शनिक विश्लेषण बोलो या उपागम बोलो, एक ही बात है। 1960 में ये पुस्तक प्रकाशित होती है। इस बुक के अंदर वर्नन वान डाइक क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि उपागम का अर्थ बताते हैं हमें कि उपागम क्या होता है। ऐसे मानदंड जिनके आधार पर विचार करने योग्य समस्याओं या प्रश्नों का निर्णय किया जाता है और उनके लिए उपयुक्त आधार सामग्री का चयन किया जाता है। मतलब कि राज्य जैसे राजनीति है, ये राजनीति का क्षेत्र है। इस राजनीति के अंदर बहुत सारी आपके पास क्या जाएगी, समस्याएं आएगी, बहुत सारे प्रश्न होंगे, ठीक है। इन प्रश्नों का हल, इन समस्याओं का समाधान आप किस पद्धति से, किस मेथड से करोगे, वही क्या है, दृष्टिकोण है, उपागम है। आपको पता है कि नेता लोग जब वोटों के लिए जाते हैं, चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, तो तुरंत उससे मीडिया या अन्य व्यक्ति मतदाता प्रश्न कर लेते हैं। तो उस समय व्यापक दृष्टिकोण होता है, उनका एक उपागम होता है कि समस्या का समाधान कैसे करें। वो वाली जो चीज है वो ये है कि उपयुक्त आधार सामग्री का चयन करें कि आपके पास राजनीति क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या आ जाती है या प्रश्न आता है, तो उसका निर्णय का समाधान कैसे करें, उसके लिए हमें क्या डेटा चाहिए, क्या आधार सामग्री चाहिए, वो वाली बात उपागम कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि उपागम क्या चीज होती है। अब हम बात करते हैं कि परंपरागत व आधुनिक जो राजनीति है, जो दृष्टिकोण है, जो उपागम है, इसका विभाजन कब हुआ, यानी कि कब से परंपरागत राजनीति आधुनिक दृष्टिकोण का विभाजन हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ। तो ऐसा राजनीतिक मानते हैं कि इस युद्ध के पहले जो राजनीति थी वो क्या थी, परंपरागत राजनीति थी, ठीक है, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल्स थी, ट्रेडिशनल अप्रोच थी। और जो आधुनिक राजनीति है, वो आधुनिक राजनीति या आधुनिक उपागम है, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हुआ। अब आपसे पूछा जाए कि देखो यहां पर भी दो ऑप्शन आते हैं। आपसे पूछा जाए कि आधुनिक राजनीति उपागम का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन में मान लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध है और ऑप्शन में और अलग युद्ध और है, तो आपको द्वितीय विश्व युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आधुनिक राजनीति का जन्म हुआ था, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ये जो आधुनिक राजनीति है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही, ठीक है ना, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंदर ही ये प्रारंभ हो गई थी। तो देखो अब आरंभ 20वीं सदी के आरंभ में हो गया था। कुछ लोग द्वितीय विश्व युद्ध मानते हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध ऑप्शन में है, तो जहां तक द्वितीय विश्व युद्ध ही ऑप्शन में करना पड़ेगा। यदि द्वितीय विश्व युद्ध ऑप्शन में नहीं है और ये पूछा जाए कि यदि आपसे पूछा जाए कि आधुनिक राजनीति का प्रारंभ कब हुआ और ऑप्शन में है 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 20वीं शताब्दी के मध्य में या 21वीं सदी के प्रारंभ में, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 20वीं सदी के जो प्रारंभ के अंदर है ना, उस 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक राजनीति या आधुनिक उपागम का जन्म हुआ था। अब बात करेंगे हम कि परंपरागत दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है। नाम से ही पता लग रहा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच होता क्या है राजनीति के अंदर। फिर भी हम देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं कि जिसमें विद्वानों के स्वयं के विचार, आदर्श, कल्पनाएं, स्वयं मूल्यों तथा उनकी मान्यताओं के आधार पर सिद्धांत व निष्कर्ष प्रतिपादित किए जाते हैं, वह क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण है।
लोगों के विचार, लोगों के सिद्धांत, लोगों के आदर्श के आधार पर ही कोई राजनीति होती है। जैसे प्राचीन समय में होती थी, 1945 के युद्ध से पहले जो राजनीति होती थी वह लोगों के आदर्श के आधार पर, लोगों के मूल्यों के आधार पर, लोगों के स्वयं की कल्पना के आधार पर ही राजनीति होती थी। वो ऐसी राजनीति क्या होती थी? परंपरागत दृष्टिकोण वाली राजनीति होती थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वयं के विचार, स्वयं के आदर्श, स्वयं की कल्पनाएं, स्वयं के स्वयं मूल्य और स्वयं की मान्यताओं के आधार पर जो राजनीति होती थी और इसके आधार पर जो राजनीति में जो निष्कर्ष निकाले जाते थे, जो सिद्धांत बनाए जाते थे, जो कानून नियम बनाए जाते थे, वह राजनीति परंपरागत राजनीति हुआ करती थी। ठीक है, अब परंपरागत राजनीति में होता क्या है कि लोग अलग अलग रहेंगे, लोगों की कल्पनाएं अलग अलग रहेगी, लोगों के मूल्य, आदर्श, भावनाएं अलग अलग रहेगी, तो विचार भी क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। तो विद्वानों के विचारों में भिन्नता होगी कि नहीं? होगी, क्योंकि मेरे विचार अलग है और आप लोगों के विचार अलग है। यह दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ न होकर व्यक्तिनिष्ठ है। आपसे पूछा जा सकता है कि परंपरागत दृष्टिकोण की प्रकृति है व्यक्तिनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है या दोनों है? तो परंपरागत दृष्टिकोण की जो प्रकृति है वो क्या है? व्यक्तिनिष्ठ है। देखो आप, ये व्यक्ति के ऊपर ही तो बल दे रही है, वस्तुनिष्ठ थोड़ी है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, ये केवल व्यक्तिनिष्ठ है। कि जैसे कोई व्यक्ति जैसे कह दिया कि अपने आदर्श के रूप में कि ये राजनीति है, अपनी कल्पना में कह दिया कि ये राजनीति है, अपनी मान्यताओं में कह दिया कि ये राजनीति है, कि ये नियम है राजनीति के अंदर, तो वो ही चल रहे हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ न होकर ये क्या है? व्यक्तिनिष्ठ है। क्योंकि ये पर्टिकुलर किन्हीं 5-10 लोगों के विचारों से राजनीति प्रभावित हो रही है, इसलिए यह व्यक्तिनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। वस्तुनिष्ठ तो आधुनिक राजनीति है जिसमें सभी लोगों की मान्यताएं उसमें शामिल होते हैं, सभी लोगों की मानसिकता क्या है उसके आधार पर कानून बनाया जाता है, वो होते हैं वस्तुनिष्ठ। तो यह दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ न होकर व्यक्तिनिष्ठ है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा का कि वस्तुनिष्ठ क्या होती है और व्यक्तिनिष्ठ क्या होती है। वस्तुनिष्ठ देखिए, वैज्ञानिक जितने भी वैज्ञानिक आधार समझाए जाते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं, 50-100 आदमी, पूरा समाज जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो वस्तु आधारित ज्ञान की ये वस्तु ऐसी है, वस्तु आधारित ज्ञान। ठीक है, जैसी वस्तु है वैसा ही दिखना, वस्तु के ज्ञान में व्यक्ति की दृष्टि या नजरिए का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पेन है तो सभी के नजरों में ये क्या है कि पेन है, यह सरट है तो सभी के नजरों में क्या है कि सरट है। इसमें स्वयं के आदर्श, स्वयं के विचार या स्वयं की मान्यताएं नहीं होती है। सभी लोग कहेंगे कि ये पेन है और इसका उपयोगिता क्या है? लिखने के काम ये आता है। तो ये क्या होता है कि वस्तुनिष्ठ होता है, जिनमें सभी लोगों की मान्यताएं एक जैसी होती है। ठीक है, सभी लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, सभी लोग एक भावना चाहते हैं, एक चीज चाहते हैं, एक नियम कानून चाहते हैं, वो क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं। लेकिन व्यक्तिनिष्ठ क्या होते हैं? वस्तु वैसी है जैसा व्यक्ति बता रहा है। अब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब कोई आदमी, कोई इसको अलग समझता है कि ये पेन नहीं है, ये फालतू चीज है। कोई आदमी कहता है कि ये नहीं, ये पेन है। वो कहते हैं कि ना तो पेन है ना ये कुछ भी नहीं है, तो बेकार चीज है, रद्दी की चीज है। तो सभी लोगों का सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया किसी के प्रति अलग अलग होता है, वो क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठ होती है। और ऐसे ही सोचने का जो विचार प्राचीन समय में राजनीति के अंदर लोगों का अलग अलग था, वो होती है परंपरागत राजनीति। तो परंपरागत जो दृष्टिकोण है, परंपरागत राजनीति है, वो वस्तुनिष्ठ न होकर क्या होती है? व्यक्तिनिष्ठ होती है। अब हम बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर कई बार ये आ चुका है कि निम्न में से कौन सा विद्वान वो नहीं है जो परंपरागत राजनीति का समर्थक नहीं है या है, ऐसा भी आपके सामने प्रश्न आ सकता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण या उपागम के समर्थक कौन कौन से हैं? ये मैंने एक फार्मूला बना दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए। इस फार्मूले को आप हमेशा याद रखें। आप इसको याद रखेंगे किस नाम से? कि परंपरागत उपागम या परंपरागत राजनीति के समर्थक कौन कौन से हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखिए और ये फार्मूला आपका बहुत साथ देगा। फार्मूला क्या है? पथारू ही डगा घी में से। एक बार बोलो,
पथारू ही डगा घी में से, देखो पथारू ही डगा घी में से, पथारू ही डगा घी में से, ऐसे याद कर लेना। अब देखते हैं कि इस पे का मतलब क्या है, प्लेटो, था का मतलब थॉमस मूर, रू का मतलब रूसो, ही का मतलब हीगल, डे का मतलब डनिंग, गा का मतलब गवर्नर, गी का मतलब ग्रीन, मे का मतलब मैकलविन और से का मतलब शेबाइन। तो ये जो विद्वान है परंपरागत राजनीति अर्थात परंपरागत उपागम के क्या है, समर्थक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कि परंपरागत राजनीति को अर्थात परंपरागत उपागम को, जो कि 1945 से पहले समाप्त हो चुकी थी, यानी कि परंपरागत राजनीति सन 1945 से पहले या 20वीं शताब्दी के आरंभ में समाप्त हो चुकी थी और नई परंपरा यानी कि आधुनिक राजनीति का जन्म हो गया था 1945 के बाद से। हम ये भी कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से आधुनिक राजनीति का जन्म हुआ था, जो अभी मैंने बताया था आपको। अब इस परंपरागत राजनीति का ह्रास हो गया है, नष्ट होने जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विद्वान हैं जो समकालीन परिस्थितियों के अंदर भी, समकालीन समय में भी उस परंपरागत राजनीति को जीवित रख रखा है। या ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि परंपरागत राजनीति का पुनरुत्थान निम्न में से किसने नहीं किया है। तो देखिए, परंपरागत राजनीति का समकालीन समर्थक कौन कौन है। अभी जो मैंने बताए थे वो तो परंपरागत राजनीति का प्राचीन समय के समर्थक थे, लेकिन जब परंपरागत राजनीति समाप्त हो रही है, नष्ट हो गई, उसके बाद में भी उस परंपरागत राजनीति को जीवित रख रखा है। पुनरुत्थान आपके सामने आ सकते हैं प्रश्न, वर्तमान के अंदर परंपरागत राजनीति को जीवित रख रखा है, पुनरुत्थान कर रखा है, या लोग अभी भी उसको स्वीकार करते हैं। तो वो कौन कौन से विद्वान हैं, वो ये है। तो इसका एक फार्मूला है, ए वो बट्टा का मालिक, ए वो भट्टा का मालिक, याद करिए जरिए जरा, ए वो भट्टा का मालिक है। ये प्रश्न भी आपकी खूब सहायता करेगा, एक प्रश्न बनाएगा आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में कॉलेज व्याख्याता के अंदर। एवो का मतलब, एवो याद रखना, एरिक वो एगलिन, एरिक वो एगलिन। भट्टा आपको सभी को पता है कि भट्टा क्या होता है, ईंट बनती है वहां पर। तो भट्टा से आप याद रखें बर्टेंड जुवेनल ये है, का यहाँ पे गौण है, और माँ का मतलब माइकल ऑक्सफोर्ड, माँ का मतलब माइकल ऑक्सफोर्ड याद रखना, और ली का मतलब लियो स्ट्रॉस, और है का मतलब हन्ना आरेंट। ठीक है, हन्ना आरेंट महिला है पुरुष है, हन्ना आरेंट महिला है, जर्मनी की थी ये। ठीक है, तो ये है परंपरागत राजनीति का समकालीन समय में भी समर्थन करते हैं, परंपरागत राजनीति को समकालीन समय में जीवित रखा है, पुनरुत्थान कर रखा है, स्वीकार करते हैं। और यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा विद्वान नहीं है जो ये परंपरागत राजनीति का समर्थक नहीं है। तो परंपरागत राजनीति का समर्थन वो भी है, अभी बताया था, ये भी है। ठीक है तो परंपरागत राजनीति का समर्थक, लेकिन ये क्या है, आधुनिक समय में परंपरागत राजनीति का समर्थक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आधुनिक समय के अंदर परंपरागत राजनीति का समर्थक कौन सा नहीं है, तब वो आए तो गलत होगा। आधुनिक समय में परंपरागत राजनीति के समर्थक ये 5 व्यक्ति है, तो ये जरूर याद रखिए, एवो भट्टा का मालिक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। परंपरागत राजनीति की अध्ययन पद्धतियां है। सबसे पहले देखते हैं कि ऐतिहासिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, विधिक या कानूनी पद्धति, निगमनात्मक पद्धति और संस्थात्मक पद्धति। यहाँ इतना कुछ खास आता नहीं है, आपसे यही प्रश्न बन सकता है कि परंपरागत राजनीति के निम्न में से कौन सी विधि नहीं है, तो आप जरूर इनको याद रखें। ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करने वाले अगर विद्वान पूछे आपसे तो मैकियावली, एडमंड बर्क, जीन बोधा और मॉन्टेस्क्यू का नाम आता है। दार्शनिक पद्धति के अंदर देखिए तो प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में प्रयोग किया था और थॉमस मूर ने यूटोपिया में किया था। आपसे पुस्तक भी पूछ सकता है मिलान करने में कि थॉमस मूर की पुस्तक कौन सी, यूटोपिया है।
विधिक और कानूनी अध्ययन पद्धति का सबसे पहले प्रयोग विलोबी और डिग्विट ने किया था। हालांकि कानूनी पद्धति का प्रयोग बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया था, लेकिन सबसे पहले विलोबी और डिग्विट ने किया। निगमनात्मक विधि क्या होती है कि जो सामान्य से विशेष की ओर जो चलती है, जो कानून नियम बनते हैं, वो निगमनात्मक विधि होती है। और ये भी क्या है, एक परंपरागत राजनीति की अध्ययन पद्धति होते हैं। संस्थात्मक पद्धति यानी कि एक संस्था में कोई नियम बनाए, कानून नियम बनाए, और वो भी किन्हीं लोगों के विचारों के आधार पर, वो संस्थागत पद्धति। इतना कुछ खास इसमें है नहीं, आप तो केवल परंपरागत राजनीति की अध्ययन पद्धतियां जरूर याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश गाभा की पुस्तक में से। साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा, जो परंपरागत राजनीति है उसकी परिभाषा। तो विद्वानों ने परंपरागत राजनीति की परिभाषाओं को 3 रूपों से देखा है। राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, और राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। तो 3 तरीके से परिभाषा विद्वानों ने दी है। अब इन परिभाषाओं से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले है राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषा, ठीक है। अब ये कथन आएगा आपके सामने कि राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य के साथ ही होता है। अधिकतर विद्यार्थियों को ये याद है, तो आप कर दोगे, आंसर क्या आएगा, गवर्नर। आंसर क्या आएगा, गवर्नर। अब कैसे पकड़ोगे आप कि राजनीति विज्ञान का आरंभ, तो ये आरंभ शब्द पकड़ो, और राजनीति विज्ञान का अंत राज्य के साथ होता है। जैसे कि ये राज्य होता है ना, ये राज्य है और इसमें इसकी राजनीति है, तो इस राजनीति का अंत व प्रारंभ इस राज्य के अंदर ही हो रहा है। ऐसी बात कौन कह रहा है, गवर्नर कह रहा है, ठीक है। आगे देखो, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से है। अब ठीक है, अब ये राज्य है और ये इसकी राजनीति है, और इस राजनीति विज्ञान का संबंध इसके राज्य से है, ध्यान रखना। और राज्य के आधारभूत तत्व तथा उसके विकास के अध्ययन से है। तो राज्य के आधारभूत तत्व तथा उसके विकास के अध्ययन से, यानी कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से है, और राज्य के आधारभूत तत्व और उसके विकास करना ही क्या है, राजनीति है। परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति है। तो ये बात कौन कर रहा है, ब्लंटसली ने कहा था। तो ब्लंटसली ने क्या कहा था कि देखो, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से है, संबंध राज्य से है। आप यहां से इस पॉइंट को पकड़ना कि संबंध राज्य से है, तथा राज्य के आधारभूत तत्व तथा उसके विकास के अध्ययन से है, ठीक है। तो ये है ब्लंटसली। अगला देखना, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अतीत, तो एक राज्य है, राज्य का अतीत, राज्य का वर्तमान एवं राज्य का भविष्य तथा राजनीतिक संगठन तथा सिद्धांतों का अध्ययन। तो देखो, इसकी परिभाषा में यह मिलता है कि अतीत, वर्तमान, भविष्य। तो अतीत, वर्तमान, भविष्य वाली जो बात आए तो वो कौन सा है, गैटेल। कौन सा है, तो गैटेल याद रखना। तो क्या याद रखोगे, अतीत, वर्तमान, भविष्य राज्य में होता है, इस तरह की परिभाषा क्या याद रखोगे, गैटेल याद रखोगे। आरंभ और अंत कैसे याद रखोगे, गवर्नर याद रखोगे। सरकार के अध्ययन के रूप में परंपरागत राजनीति की परिभाषा है। राजनीति विज्ञान का संबंध सरकार से संबंध रखता है, यानी राजनीति विज्ञान सरकार से संबंध अध्ययन है। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंध अध्ययन है। किसने कहा था ये लिकोक ने कहा था। लिकोक ने कहा कि परंपरागत जो राजनीति है वो राजनीति है, वो सरकार से संबंध वाला अध्ययन है, ठीक है। तो बहुत सिंपल परिभाषा है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये परिभाषा, ये कथन किसका है, ये कोटेशन किसकी है, तो लिकोक की है, ठीक है। राजनीति शासन संबंधी बातों की खोज ठीक उसी प्रकार करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति का, देखो अर्थशास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, जीव का, बीज गणित अंकों का, रेखा गणित स्थान व दूरी के संबंध पर
विचार करता है उसी प्रकार से राजनीति शासन संबंधी भी विचार होता है। तो यह परिभाषा किसकी है? तो यह है सर जॉन सीले, यानी कि सीले की परिभाषा है। तो इसको कैसे याद रखो कि आप 4 पुस्तक याद रखो कि राजनीति का संबंध उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अर्थशास्त्र में संपत्ति का होता है, जीव शास्त्र में जीवन का होता है, बीज गणित में अंकों का होता है, रेखा गणित में स्थान और दूरी का होता है। ये कौन कह रहा है? सर जॉन सीले कह रहा है, सर जॉन सीले कह रहा है। तो ये आप जरूर याद रखें इसको, ठीक है। अब ये जो विद्वान होते हैं जो सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान को मानते हैं, वो जो लोग होते हैं वो सरकार को मूर्त मानते हैं और राज्य को अमूर्त होता है। वैसे भी देखी जाए तो राज्य तो अमूर्त होता है, सरकार मूर्त होता है। जब सरकार बनती है तब पता लगता है कि राज्य के अंदर कुछ है, ठीक है। प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति जी है, तो सरकार मूर्त होती है और राज्य हमेशा ही क्या होता है? अमूर्त होता है। तो ये जरूर याद रखें। राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में राजनीति की परिभाषा गिलक्राइस्ट कह रहा है कि जो परंपरागत राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि परंपरागत राजनीति को राज्य और सरकार दोनों के रूप में मानने वाले विद्वान है गिलक्राइस्ट और डिमॉक है। गिलक्राइस्ट क्या कहता है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से है, ठीक है। तो राज्य और सरकार की सामान्य संस्थाओं से समस्याओं से है, वो बात कौन कह रहा है? गिलक्राइस्ट कह रहा है। डिमॉक भी इसी प्रकार की बात कर रहा है कि राजनीति का संबंध राज्य तथा उसके यंत्र सरकार से, दोनों में एक जैसी है कि यहाँ पर देखिए राज्य, यहाँ पर सरकार, यहाँ राज्य और यहाँ सरकार। केवल राज्य और सरकार की सामान्य समस्या वाला है तो गिलक्राइस्ट है, और राज्य तथा उसके यंत्र, अब यंत्र का मतलब है यहाँ पर सरकार, ठीक है। तो उसके यंत्र सरकार तो आए डिमॉक, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या होती है, यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण की जो विशेषताएं हैं, परंपरागत राजनीति में क्या विशेषताएं हैं। मैंने आपको बताया था कि परंपरागत जो राजनीति है वो लोगों के आदर्शों पर, लोगों की कल्पनाओं के आधार पर, लोगों के विचारों के आधार पर, लोगों की मान्यताओं के आधार पर आधारित थी। तो ऐसी क्या होगी? तो ऐसी जो राजनीति होगी वो क्या होगी? व्यक्तिनिष्ठ होगी, वस्तुनिष्ठ कभी नहीं होगी। तो ये मूल्य पे आधारित होती है, चले मूल्य सापेक्ष होती है। तो देख लेते हैं अपन। देखो, आदर्शात्मक और कल्पनात्मक होती है। लोगों के आदर्शों पे आधारित है, लोगों की कल्पनाओं पे आधारित है, लोगों की मान्यताओं पे आधारित थी, ठीक है ना, लोगों की सोच पे आधारित थी। नया कुछ नहीं होता था इस राजनीति के अंदर। परंपरागत राजनीति क्या थी? विधिक थी, कानूनी जरूरी थी कि लोगों ने कुछ कानून बना दिया उसके अकॉर्डिंग थी, विधिक थी। औपचारिक थी, संस्था में थी, यानी कि संस्थागत अध्ययन पर बल देती है, ठीक है, सही बात है कि परंपरागत दृष्टिकोण क्या थी? ऐसा नहीं कि गैर विधिक थी, विधिक जरूर थी, विधिक थी, औपचारिक भी थी, संस्थागत अध्ययन पर बल देती थी, ये सही बात है। मूल्य निरपेक्ष नहीं थी। परंपरागत राजनीति क्या है कि मूल्य सापेक्ष होती थी, मूल्य सापेक्ष होती थी, क्योंकि प्राचीन समय जो राजनीति हुआ करती थी वो लोगों की सोच, लोगों के दृष्टिकोण, लोगों के आदर्श, लोगों के मूल्य पर क्या थी? आधारित थी। वहाँ सरकार का कोई इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता था कि सरकार कुछ कानून नियम बना दे, उसके अकॉर्डिंग क्या है कानून नियम बने, नहीं। समाज के लोग क्या चाहते हैं, लोग समाज का दृष्टिकोण क्या है, समाज का रवैया क्या है, और उसमें भी प्रत्येक समाज नहीं, कुछ ऐसे लोग जिन जो एक तरह से अभिजन थे, उन लोगों की सोच पर ये राजनीति हुआ करती थी। तो ये जो मूल्य सापेक्ष अध्ययन पर बल देती है, और जो मूल्य सापेक्ष पे होता है वो हमेशा क्या होती है कि व्यक्तिनिष्ठ होती है, वस्तुनिष्ठ नहीं होती है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक अध्ययन, इस राजनीति के अंदर वर्णनात्मकता पे बल दिया जाता है, विवरणात्मक अध्ययन पे बल दिया जाता है, यानी कि सैद्धांतिक रूप से। जैसे कि कोई कथा कहता है, कोई टीका करता है कि ऐसा है, वैसा होगा, यो होगा, ऐसा चलना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, केवल ये वर्णनात्मक और विवरणात्मक अध्ययन पे बल देती है। लेकिन आधुनिक राजनीति है ना, वो निचोड़ पे बल देती है। निचोड़, निचोड़ का मतलब परिणाम,
संघर्ष पे बल देती है, ठीक है, कौशल पे बल देती है कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ, आदर्शों पे बल नहीं देती है, ठीक है। तो परिणाम, निष्कर्ष, निचोड़ पे बल देने वाली आधुनिक राजनीति होती है, ये केवल वर्णनात्मक और विवरणात्मक पर बल देती है। संकीर्ण सोच, यानी कि छोटी सोच है, तभी तो ये परंपरागत राजनीति में संकीर्ण सोच थी, हाँ जी ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, कुछ होता नहीं था, यानी कि संकीर्ण प्रधानता की इसमें प्रधानता थी। ये वस्तुनिष्ठ न होकर क्या थी, व्यक्तिनिष्ठ हुआ करती थी, ठीक है। तो ये इनकी विशेषताएं थी। वीडियो कैसा लगे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे साथियों, धन्यवाद।